नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। समाजशास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी हुई है, इसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की होती है, इसके प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कितना व्यापक है, इसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और वर्तमान समय में समाजशास्त्र का क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन यहाँ पर करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। समाजशास्त्र जो शब्द है, ये अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और अंग्रेजी का जो सोशियोलॉजी शब्द है, ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला शब्द जो सोशियस है, वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। दूसरा शब्द जो लोगस है, वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। सोशियस का अर्थ होता है समाज या साथी और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या शास्त्र। इस प्रकार सोशियस और लोगस से मिलकर के सोशियोलॉजी का निर्माण हुआ है और सोशियोलॉजी का अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन, यानी समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अगर विस्तृत रूप में इसको कहा जाए तो समाजशास्त्र मानव समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब इसके उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। समाजशास्त्र का एक पृथक एवं स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जन्म जो है 1838 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के महान दार्शनिक आगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। काम्टे के द्वारा सर्वप्रथम इसको सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया था, यानी समाजशास्त्र को पहले समाजशास्त्र नहीं कहा गया था बल्कि सामाजिक भौतिकी नाम अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया था, जिसे बाद में बदल करके समाजशास्त्र जो है कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्र की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं जो विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। इनकी परिभाषाओं को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक एक करके चारों वर्गों की परिभाषाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला जो वर्ग है वो समाज के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को देखता है। इसमें जो परिभाषा दी गई है इसके बारे में जान लेते हैं। पहली परिभाषा जो है LF वार्ड की है। इन्होंने लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो परिभाषा है वो EF गिडिंस की है। इन्होंने लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो वर्ग है परिभाषाओं का, ये मानता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और इसमें जो है सबसे प्रमुख परिभाषा मैकाइवर एवं पेज की है। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यानी समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। इसमें दूसरी जो परिभाषा है वो अर्नोल्ड रोज की परिभाषा है। इन्होंने लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब तीसरे वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे वर्ग का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। इसमें जो प्रमुख परिभाषा है वो हैरी M जॉनसन का है। इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतः क्रियाओं की एक प्रणाली है, यानी समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा जो है जॉनसन का मानना है। अब अगला वर्ग देख लेते हैं। परिभाषाओं का जो चौथा वर्ग है ये मानता है कि समाजशास्त्र अंतः क्रियाओं एवं संस्थाओं का अध्ययन जो है करता है। इसमें मैक्स वेबर की परिभाषा आती है। मैक्स वेबर ने लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, यानी समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध जो है समाजशास्त्र में करवाया जाता है। दूसरी परिभाषा इस ग्रुप में जो है इमाइल दुर्खीम की है। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, ऐसा जो है इमाइल दुर्खीम का मानना है। अब आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है किस प्रकार की है। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या एक विज्ञान है, यानी कुछ लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वैज्ञानिक होती है, इसलिए वह एक विज्ञान है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक कला है, यानी कि मानविकी है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वैज्ञानिक है,
क्योंकि यह अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। यानी कुछ विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब जो लोग इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं वो इसके पक्ष में कुछ तर्क भी देते हैं। इसके तर्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला तर्क है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। यानी समाजशास्त्र जब किसी घटना का अध्ययन करता है तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली तथा सांख्यिकी जैसे वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है इसलिए इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। दूसरा जो तर्क है कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। यह इस बात का अध्ययन करता है कि समाज में वास्तव में क्या हो रहा है, न कि क्या होना चाहिए। यानी समाजशास्त्र जब किसी चीज का अध्ययन करता है तो आदर्शवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाता है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रकृति जो है वैज्ञानिक होती है। तीसरा जो तर्क है वह कार्य कारण संबंध की खोज। समाजशास्त्र जो है कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को ढूंढता है। उदाहरण के लिए अपराध केवल एक घटना नहीं है। समाज में अपराध हो रहा है तो यह केवल एक घटना मात्र नहीं है, उसके पीछे छिपे कारणों की खोज की जाती है समाजशास्त्र में। जैसे गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई या पारिवारिक विघटन हो गए, ये जो है अपराध को जन्म देते हैं, अपराध के कारण हैं। समाजशास्त्र में घटना के पीछे को कारणों की खोजी जाती है जो कि प्रकृति में वैज्ञानिक होती है। अब चौथा तर्क देख लेते हैं। चौथा तर्क है सिद्धांतों की परीक्षा एवं पुनरीक्षा। समाजशास्त्र द्वारा निर्मित सिद्धांतों और नियमों की सत्यता की जांच किसी भी समय पुनः जो है की जाती है, जो विज्ञान का लक्षण जो है होता है। पांचवा जो तर्क है वह है सर्वव्यापकता। इसके नियम एवं निष्कर्ष अधिकांश समाजों पर समान रूप से लागू होते हैं। यानी इसके जो नियम होते हैं वो सर्वव्यापक होते हैं, सभी समाजों पर लागू होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की सीमाएं क्या हैं, यानी विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं माना जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हालांकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन यह प्राकृतिक विज्ञानों जैसे कि भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जैसा अमूर्त या प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसके सीमाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली सीमा है समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री मानव व्यवहार है, और मानव व्यवहार जो है परिवर्तनशील होता है, हमेशा बदलता रहता है और जटिल होता है। दूसरी सीमा है प्रयोगशाला की अनुपस्थिति। विज्ञान में प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है और समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला नहीं होता है। तीसरा जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है वह 100% भविष्यवाणी करने में कठिनाई। यानी हम समाज का अध्ययन करके ये नहीं बता सकते हैं कि 50 साल बाद ये समाज कहाँ जाएगा। 100% भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, जबकि विज्ञान में ऐसा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट वीर स्टीड के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इनका मानना है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। यानी समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की तरह विज्ञान नहीं है। दूसरा इनका मानना है यह एक विशुद्ध सैद्धांतिक विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। यह एक निरपेक्ष वास्तविक विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र जो है एक निरपेक्ष विज्ञान है और वास्तविक विज्ञान है, न कि आचार शास्त्र या आदर्शात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान, ऐसा इनका मानना है। अब आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कितना व्यापक है, इसके विषय क्षेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में समाजशास्त्रियों में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं या संप्रदाय पाए जाते हैं। यानी समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कितना व्यापक है, इस बारे में जो विचार मिलते हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, दो संप्रदायों में बटे हुए हैं। एक एक करके दोनों संप्रदायों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला जो संप्रदाय है इसको स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशेषात्मक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके समर्थकों में जॉर्ज सिमेल हैं, वीरकांत हैं, टानीज हैं, मैक्स वेबर हैं। ये सभी जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। इस संप्रदाय का विचार है, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, इनसे अलग रहने के लिए केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए।
यानी इनका मानना है कि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, उसकी विषय सामग्री का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के रूप में जॉर्ज सिमेल का मानना है कि कांच के बोतल में पानी भी भरा हो सकता है, दूध भी भरा हो सकता है, शराब भी भरी हो सकती है, लेकिन बोतल का आकार जो है वही रहता है, सामग्री बदलती रहती है। वैसे ही प्रभुत्व, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं, जिसका अध्ययन जो है समाजशास्त्र में करना चाहिए। दूसरा जो संप्रदाय है उसका नाम समन्वयात्मक संप्रदाय है, और समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक सोरोकिन हैं, दुर्खीम हैं, हाबहाउस हैं, गिन्सबर्ग हैं। ये सभी जो है इस सिद्धांत और इस संप्रदाय के जो है समन्वयक हैं। इनका विचार क्या है, इनके विचार के बारे में जान लेते हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि समाज का अध्ययन टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है, समाज का अध्ययन जो है बांट करके नहीं किया जा सकता है। समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो सामाजिक जीवन के सभी अंगों के बीच जो है समन्वय स्थापित कर सके और इसको समग्रता में अध्ययन जो है किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा हुआ है। किन किन 3 भागों में बांटा हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है सामाजिक आकारिकी, जिसमें भौगोलिक और जनसांख्यिकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक शारीरिक शास्त्र, जिसमें धर्म, कानून, नैतिकता, परिवार आदि का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र, जिसमें सामाजिक नियमों एवं सामान्य प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है किया जाता है। यानी इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र का क्षेत्र कितना व्यापक है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्तमान में समाजशास्त्र का दायरा अत्यंत व्यापक हो चुका है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख शाखाएं जो है शामिल हैं। पहला है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक समाजशास्त्र है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। अपराध शास्त्र है, जिसमें अपराध का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र है। इसके अलावा शिक्षा एवं विकास का समाजशास्त्र है। लिंग एवं समाज है। यानी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में समाजशास्त्र का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र का महत्व क्या है वर्तमान समय में, यानी कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आज की जटिल और तीव्र गति से बदलती दुनिया में समाजशास्त्र की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी पहली जो उपयोगिता है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक घटनाओं को पूर्वाग्रहों एवं अंधविश्वासों से हटकर वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने की दृष्टि प्रदान करता है। यानी समाजशास्त्र जो है व्यक्तियों में या समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। इसकी दूसरी जो उपयोगिता है वह है सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक। समाज में जो समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गया, जातिवाद हो गया, अपराध हो गया, निर्धनता, बेरोजगारी, बाल श्रम या सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं के कारणों को समझ करके उसके स्थायी समाधान में समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा महत्व देख लेते हैं इसका, नीति निर्माण एवं सामाजिक नियोजन। सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएन हो गया, यूनेस्को हो गया, लोक कल्याणकारी नीतियां और कानून बनाने से पहले समाजशास्त्री अध्ययनों और आंकड़ों का सहारा लेती हैं। यानी कोई भी नीति निर्माण किया जाता है तो इसके आंकड़ों का सहारा जो है लिया जाता है, और समाजशास्त्र में जो अध्ययन हुआ रहता है उसको अध्ययनों का सहारा लेकर के नीतियों का निर्माण जो है किया जाता है। चौथा जो महत्व है, मानवीय संबंधों एवं संस्कृति की समझ। यह हमें विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों और समूहों के मूल्यों को समझने और उनका सम्मान करने की सीख देता है, जिससे समाज में भ्रातृत्व और सह अस्तित्व की भावना विकसित होती है। पांचवा जो महत्व है वह करियर और व्यावसायिक अवसर। यानी समाजशास्त्र को पढ़ करके इसमें हम करियर भी बना सकते हैं। आज समाजशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। जैसे सामाजिक कार्य कर सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, सिविल सेवाओं में जा सकते हैं, जनसंख्या अनुसंधान सर्वेक्षण में जा सकते हैं, मानव संसाधन का प्रबंधन कर सकते हैं, नीति अनुसंधान में जा सकते हैं। यानी करियर में भी अपार संभावनाएं हैं समाजशास्त्र को पढ़ने के बाद। अंत में हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक दर्पण है। यह न केवल सामाजिक संरचना, संबंधों और संस्थाओं का सूक्ष्म व व्यापक अध्ययन करता है, बल्कि सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों को उजागर कर एक संतुलित और सुखी समाज के निर्माण में
मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। जब तक मानव समाज अस्तित्व में रहेगा, समाजशास्त्र का अध्ययन और महत्व जो है प्रासंगिक बना रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।